वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लेबलिंग का, जो सर्वेइंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक होता है। लेबलिंग में जो हम फील्ड चूज करते हैं उसके हॉरिजेंटल कंट्रोल के साथ साथ वर्टिकल कंट्रोल की भी हम बात करते हैं। अभी तक के जो हमने चेन सर्वेइंग या कंपास सर्वेइंग पढ़ी है उनमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग हॉरिजेंटल सरफेस की बात की है, उनमें कहीं पे भी उनके लेवलिंग की हम लोग बात नहीं की है कि वो कितना डॉटम से ऊपर है या कितना डॉटम से नीचे है। इस चीज़ की हम लोगों ने बात नहीं की थी। इस पर्टिकुलरली टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि हॉरिजेंटल सरफेस में तो हम लोग जो कंट्रोल पॉइंट बनाएंगे, जो सर्वे बनाएंगे, वो एक अलग टॉपिक होगी। और उसके साथ साथ उसके एलिवेशंस पे भी, एलिवेशन कितना भी चीज़ें होगी, किस पॉइंट पे कितना एलिवेशन होगा कितना नहीं होगा, उस चीज़ पे भी हम लोग बात करेंगे। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ये कोई एक सरफेस है, ये आपका हमारा एक सरफेस है। ये वाला हमारा जो होता है ये है एक रेंजिंग रॉड, रेंजिंग, ये है रेंजिंग रॉड, और ये दूसरा रेंजिंग रॉड है, ये भी रेंजिंग रॉड है। यहाँ पे ये है हमारा ट्राइपॉड, यही होता है ट्राइपॉड। आगे देखेंगे कि ये होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है। ये होता है, अभी के लिए ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड है। इसको हम, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमें डॉटम से एलिवेशन निकालना है कि पॉइंट बी के सापेक्ष ए कितना ऊपर है या पॉइंट ए के सापेक्ष पॉइंट बी कितना नीचे है, डॉटम पे है। तो ये निकालने के लिए कोई एक 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 कॉमन रेफरेंस लेवल होना चाहिए, कॉमन रेफरेंस लाइन होना चाहिए, जिस लाइन की अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि पॉइंट ए या पॉइंट बी कितना ऊपर या नीचे है। हम यहाँ पे बेसिकली ट्राइपॉड को भी छोड़ देते हैं। अगर हमें नॉर्मली पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में अगर हमें निकालना है कि पॉइंट ए और बी बीच कितनी दूरी है, तो सपोज दैट हम यहाँ से कोई एक सरफेस होगा, यहाँ से हम लोग यहाँ पे ये यही करेंगे कि अब पॉइंट ए को हो सकता है हम डॉटम मान लें, और क्या करेंगे हम यहाँ पे इस डॉटम से यहाँ पे एक डॉटम बना लेंगे और यहाँ से ये दूरी हम निकाल लेंगे। यही जो होगा हमारा ये पॉइंट डी हो गया। ये पॉइंट डी ही हमारा पॉइंट ए और बी के बीच की जो दूरी होगी। मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी में जो मतलब एलिवेशन में होगा, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल में तो हमें पता चल गया कि यहाँ से ए और बी के बीच की जो दूरी होगी वो हमें आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से हम जो चाहे ड्रॉपिंग मेथड्स के या फिर कर्ड कैसे भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। लेकिन हमें एलिवेशन कैसे पता चलेगा कि ये कितना ऊपर या नीचे है? तो अगर हम पॉइंट बी से एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे खींच लेंगे और ये पॉइंट डी जो है उसको वहाँ पे फीता से या कुछ भी से हम वहाँ पे ये एलिवेशन निकाल सकते हैं। पर ये बड़ा ट्रिकी हो जाएगा कि ये रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टली इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आना और फिर यहाँ पॉइंट बी से पॉइंट के नीचे परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप करना, ये बहुत ही ट्रिकी हो जाएगा कि ये कैसे हो, उसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसी के लिए हम यहाँ पे एक लेबलिंग ट्राइपॉड का यूज करते हैं। इस ट्राइपॉड के द्वारा हम करते क्या है, इस ट्राइपॉड के द्वारा ही हम एक रेफरेंस लाइन, एक जो रेफरेंस लाइन होती है वो ड्रॉ करते हैं। अब क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऐसे यहाँ से लेके पॉइंट ए से लेके यहाँ तक पॉइंट बी तक के लिए रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए हम यहाँ पे ट्राइपॉड का यूज करते हैं। इस ट्राइपॉड में करते क्या है कि हम एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे रेंजिंग रॉड या रेंजिंग रॉड लगाते हैं, या फिर बेसिकली यहाँ पे इसको स्टाफ आगे देखेंगे क्या होता है। स्टाफ पहले पॉइंट ए पे रखते हैं और उस स्टाफ पे हमें पॉइंट, वहाँ पे हमें एक पॉइंट आ जाता है। मान लिया इस पे कुछ मेजरमेंट्स बने होते हैं और यहाँ का मान लिया पॉइंट 1.305 आ गया, यहाँ पे 1.305 आ गया। अब सपोज दैट यहाँ पे आ गया, अब ये इसको ट्राइपॉड को वैसे ही यहीं पे सेट रहेगा। अब पॉइंट बी पे हम जाएंगे, पॉइंट बी पे जाने के बाद पे यहाँ पे हम निकालेंगे पॉइंट बी का। यहाँ पे सपोज दैट इसका मेजरमेंट आ गया इसका पॉइंट आ गया 2.305 आ गया। अगर ये 2.305 आ गया, अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो रेफरेंस लाइन है
इस रेफरेंस लाइन से यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया 1.305 और दूसरा पॉइंट 2.305। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है वो है हमारी, वो पॉइंट है हमारा ये, और इसी रेफरेंस से ये वाली जो दूरी है वो पॉइंट है हमारा ये। अब अगर हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की जो दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को अगर यहाँ पे हम घटा दें, मतलब क्या है, इसको हम यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसको एकदम हॉरिजॉन्टली अगर लेके जाएंगे तो यहाँ पे होगा। इसका मतलब है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का अगर हमें डॉट मतलब गहराई और डिफरेंस निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ करेंगे पॉइंट बी का जो एलिवेशन होगा, पॉइंट बी का जो एलिवेशन होगा वो माइनस पॉइंट ए का, पॉइंट ए का जो एलिवेशन होगा उनको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा, ये 2.305 माइनस 1.305, यहाँ से ये आ जाएगा ये आ जाएगा 1.000 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो गहराई है या फिर जो डिफरेंस है वो 1.000 मीटर होगा। यहाँ पे ये जो स्टाफ्स होते हैं, स्टाफ में भी मेजरमेंट लगे होते हैं, वो क्या मेजरमेंट लगेंगे आगे जब स्टाफ पढ़ेंगे हम लोग तब वहाँ पे हम देखेंगे। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग। इस लेवलिंग का मतलब यही होता है कि किसी भी दो बिंदु के बीच में अगर हमें, किसी भी दो बिंदु के बीच में अगर हमें निकालना होता है उसकी बीच का कितना डिफरेंस है, उसमें कितना हाइट में डिफरेंस है, उस डिफरेंस को निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि यहाँ से ये इसको बोलते हैं लेवल, ये ट्राइपॉड टाइप का होता है, यहाँ पे लेवल लगे होते हैं। उस लेवल का काम होता है सिर्फ और सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रोवाइड करना। हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रोवाइड करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। किसी भी जगह पे अगर हमें हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रोवाइड करना होता है, उस हॉरिजॉन्टल सरफेस को प्रोवाइड करने के लिए इसी लेवलिंग का यूज करते हैं, वरना यहाँ से हम किसी भी और जगह से हम उस लेवल को हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इस लेवल से जब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रोवाइड हो जाएगा, अब यहाँ पे पॉइंट ए पे एक स्टाफ रखेंगे, उस स्टाफ से जो दूरी आएगी उस दूरी को भी मेजरमेंट कर लेंगे, फिर उसी स्टाफ को पॉइंट बी पे लेके जाएंगे, वहां पे भी यही दूरी निकाल लेंगे, और इन दोनों दूरियों को फिर जैसा भी हमें जरूरत होगा उस हिसाब से हमें डिफरेंस की जरूरत होगी तो हम वहां से पॉइंट बी माइनस पॉइंट ए निकालेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी दूरी ज्यादा आ रही है, पॉइंट बी की रीडिंग जो है वो ज्यादा आ रही है और पॉइंट ए की रीडिंग कम आ रही है। इसका क्या मतलब होता है कि जब किसी एक लेवल में अगर हम बात करते हैं ना और रीडिंग ज्यादा आती है, इसका मतलब क्या है, रीडिंग अगर ज्यादा है तो वो गहराई में ज्यादा होगा, गहराई में होगा, गहराई ज्यादा होगा। और अगर यहीं पे बात करें कि रीडिंग कम आ रही है अगर, तो फिर वो गहराई कम होगा, गहराई इसलिए गहराई कम होगा क्योंकि एक ही सरफेस से यहाँ पे अगर गहराई की बात करें 1.305 आ रहा है, पर अगर ये इसी लेवल से अगर हम बात करें तो 2.305 आ रहा है, इसका मतलब है कि गहराई जो है वो हमारी ज्यादा आ रही है। तो ये जो रीडिंग होती है ना, ये जितना ज्यादा होगा उसका मतलब पॉइंट ए के रेफरेंस में पॉइंट बी डाउन में है, या फिर यहाँ से बात करेंगे कि पॉइंट बी के रेफरेंस में पॉइंट ए जो है वो काफी ऊंचे पे होता है। इसी तरह हमें लेवलिंग को करने के लिए हम हर जगह पे ऐसे ऐसे पॉइंट्स के बीच में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रोवाइड करते चले जाएंगे, उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के सापेक्ष सारे के सारे हम पॉइंट्स की एलिवेशन या डेप्थ हम निकालते चले जाएंगे। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। एक बात ये होती है कि सर्वेइंग और लेवलिंग, सर्वेइंग और लेवलिंग में अंतर क्या होता है कि जब हम किसी सरफेस पे हॉरिजॉन्टल कंट्रोल की बात करते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करते हैं और सर्वेयर सिर्फ हॉरिजॉन्टल
डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, वो सर्वेइंग कैटेगरी में आता है। और जब किसी भी चीज में लेवलिंग या फिर वर्टिकल सरफेस में भी कंट्रोल पॉइंट्स को कर करके हम वहाँ पे एलिवेशन या डेप्थ निकालते हैं, वो लेवलिंग होता है। एक डिफरेंस होता है सर्वेइंग एंड लेवलिंग में, सर्वेइंग और लेवलिंग में। तो वो डिफरेंस यही होता है कि जब हम सर्वेक्षण में हम केवल क्षैतिज हॉरिजॉन्टल दिशा में काम करते हैं। लेकिन लेवलिंग में मतलब तलक्षण में हम वर्टिकल दिशा में दोनों वर्ड्स में मतलब बड़ा माइन्यूट एक्चुअली ये भी एक तरह से सर्वेक्षण की कैटेगरी में ही आता है। ये जो लेवलिंग है, लेवलिंग में एक तरह के सर्वेक्षण की कैटेगरी में भी आता है। लेकिन अगर हम और ध्यान से बात करें तो देखते हैं कि सर्वेक्षण में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल दिशा की हम बात करते हैं, जबकि लेवलिंग में हम वर्टिकल दिशा की भी बात करते हैं। मतलब कि अगर केवल हॉरिजॉन्टल दिशा में अगर हम बात कर रहे हैं कंट्रोल पॉइंट्स की, सर्वेइंग वर्क्स की, तो वो सारा का सारा आएगा हमारा सर्वेइंग वर्क में। और सर्वेइंग का ही एक पार्ट होता है लेवलिंग या तलक्षण। उसमें क्या करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल दिशा के साथ साथ वर्टिकल दिशा की भी अगर हम बात करने लगेंगे तो वो आ जाएगा तलक्षण में। ये बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तलक्षण भी एक तरह का सर्वेक्षण होता है और उसको उसी कैटेगरी में होता है, लेकिन तलक्षण में वर्टिकल दिशा में भी हम वर्क करते हैं, उसके कंट्रोल पॉइंट्स बनाते हैं, जबकि सर्वेक्षण में केवल हम हॉरिजॉन्टल दिशा का ही हम बात करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, शब्दावली या टर्मिनोलॉजी। इसमें आगे से बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो भी टर्मिनोलॉजी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे जो पहली बार यूज हो रहे हैं इसमें। तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है वो है समतल सतह। ये समतल सतह, अभी तक हमने पढ़ा था कि समतल सतह का मतलब सिर्फ इतना होता है कि समतल सतह एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जो कि प्लेन हो, जो प्लेन हो। मतलब अगर हम बात करें कि हॉरिजॉन्टल दिशा की अगर हम बात करें तो एक ऐसी सरफेस जिस सरफेस प्लेन हो, मतलब उसमें ऊंचाई में कोई वो ना हो। ये तो बहुत छोटी सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप की बात है, मतलब एकदम प्लेन सरफेस आ गया कि हम जो देख रहे हैं। लेकिन एक्चुअली इसको अगर हम बड़े रेफरेंस में देखेंगे, ब्रॉड सेंस में देखेंगे, तो एक कर्व टाइप का क्या जो सतह होता है वो प्लेन हो सकता है कि नहीं हो सकता, उस बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझें। ये प्लेन सतह है या ये प्लेन सतह है, ये कौन सा सतह प्लेन सतह होता है, उस बारे में हम बात करेंगे। कि जब किसी भी सरफेस की हम बात करते हैं प्लेन सतह, हमारे सरफेस, हमारे दिमाग में सबसे पहले यही चीज आता है कि वो सतह जहां पे ऊंचाई बराबर हो वो प्लेन सतह होता है। और हम ये देख लेते हैं कि प्लेन सतह का मतलब होता है कि वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, वही प्लेन सतह हो गया। कर्व सतह प्लेन सतह नहीं हो पाता है। लेकिन प्लेन सतह का जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये होता है कि उसकी ऊंचाई सेम होना चाहिए। पर रेफरेंस की अगर हम बात करें तो किस रेफरेंस से हम लेते हैं कि ऊंचाई सेम होना चाहिए। अगर हम एक छोटे व्यू की बात ना करें, पूरे के पूरे पृथ्वी की बात करते हैं, अगर हम जब हम पूरे पृथ्वी की बात करते हैं और वहां पे देखते हैं कि प्लेन सतह का क्या मतलब होता है। ये हमारी सपोज दैट पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी हो गई, अर्थ सरफेस हो गया,
इस अर्थ सरफेस में प्लेन सतह क्या होना चाहिए। इसका प्लेन सतह का मतलब ये हो गया कि ये सेंटर हो गया, मान लिया हमारा सेंटर हो गया, अर्थ का सेंटर हो गया। इस अर्थ के सेंटर का मतलब ये हो गया कि प्लेन सतह क्या है। सपोज दैट ये एक सरफेस है, रेफरेंस यहाँ पे क्या होगा, हमने अभी तक बात की प्लेन सतह का मतलब ये हो गया कि वो सतह जहां पे ऊंचाई सेम हो, पर ऊंचाई कहां से नापेंगे या रेफरेंस कहां से लेंगे, वो रेफरेंस लेता है अर्थ के सेंटर से लिया जाता है। मतलब ऐसी सतह जो अर्थ के सेंटर से ऊंचाई सेम हो। अर्थ लगभग एक स्फेरॉइडल शेप का होता है, इसका मतलब है कि यहां से ये कोई पॉइंट अगर होगी तो ये यहाँ से अर्थ से इसकी ऊंचाई मतलब वो सेम होना चाहिए, ये कोई होगा सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी यहाँ से ये जो रेडियस है वो सेम होना चाहिए, ये भी एक रेडियस होगा सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी अगर होगा तो ये भी रेडियस सेम होना चाहिए, यहाँ सेंटर से इसका भी रेडियस सेम होना चाहिए, सेंटर से इसका भी। इसका मतलब क्या हो गया कि एक जब हम इसको सारे सारे ये जो पॉइंट्स है, यहाँ इस पॉइंट का सेंटर से ऊंचाई सेम है। अब अगर हम इसको मिला दें तो, अगर हम इसको मिला दें इसका मतलब क्या हो गया, अब समझ में आ रहा है कि प्लेन सरफेस एक कर्व सरफेस होता है। कर्व सरफेस कहां होता है, पृथ्वी के सापेक्ष की अगर हम बात करते हैं, एक ऐसा सरफेस जिसका सेंटर से दूरी या सेंटर से एलिवेशन इक्वल होता है, वो सरफेस प्लेन सरफेस कहलाता है। इसका मतलब यही ना हो गया कि ये वाला जो सरफेस है, इसकी जो दूरी है, ये दूरी या फिर ये दूरी या फिर ये दूरी, ये है, ये सेम होना चाहिए। ये भी डी है, ये भी कैपिटल डी है, ये भी कैपिटल डी है। तो अर्थ के रेफरेंस में अगर हम बात करेंगे तो ऐसा सरफेस जो सरफेस अर्थ के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हो, वो सरफेस हमारा प्लेन सरफेस कहलाता है या समतल सतह कहलाता है। समतल सतह का मतलब ये हो गया यार, अब तो एकदम क्लियर हो गया ना कि ये जो सरफेस होता है वो सिर्फ एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं होता है, कि एक ऐसा सरफेस जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो वो प्लेन सरफेस है, और अगर कोई कर्व सरफेस है तो वो प्लेन नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हम जब बात करते हैं ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे आता है, पृथ्वी या अर्थ तो बहुत बड़ा होता है, जब हम एक छोटे से डिस्टेंस की बात करते हैं, अगर छोटे से डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें कर्वेचर सेम, मतलब कर्वेचर इतना छोटा रहता है कि वो हमेशा लगभग लगभग प्लेन दिखता है। पर प्लेन का अर्थ इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कर्वेचर उसमें मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, वो ऐसा ना हो कि वो कर्वेचर जो है वो एकदम प्लेन सतह का मतलब ये हो जाता है कि ऐसा सतह, जैसा सतह जो सेंटर से, रेफरेंस क्या होगा यहाँ पे सेंटर, और सेंटर से दूरी सेम हो, वो सतह होता है प्लेन सरफेस। यहाँ पे प्लेन सरफेस की बात हो रही थी कि प्लेन सरफेस क्या होता है, वो ये होता है प्लेन सरफेस हो गया। अब इसी में एक आता है टर्म आता है प्लेन सतह। प्लेन सतह ऐसा सतह, ऐसा सतह जिसका पृथ्वी से दूरी समान है, पृथ्वी के सेंटर से, पृथ्वी के केंद्र से दूरी समान हो, समतल सतह कहते हैं।
तो मतलब इसका ये मतलब होगा कि सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, जितने भी पॉइंट होंगे और सेंटर से जो डिस्टेंस होगा अगर वो इक्वल हो, तो उन सारे पॉइंट्स को मिलाने वाली जो भी एक कर्व बनेगा वो कर्व समतल सतह कहलाता है। समतल सतह का मतलब ये नहीं होता कि उसमें कर्वेचर ना हो, मे भी उसमें कर्वेचर हो सकता है, लेकिन जब रेफरेंस पॉइंट हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ से जो डिस्टेंस इक्वल होगा उसी सतह को हम प्लेन सरफेस कहेंगे। अब जब इस प्लेन सरफेस को बहुत छोटे एरिया में अगर हम देखते हैं, बहुत छोटे एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो वो हम एकदम प्लेन मान लेते हैं, जिसमें कोई कर्वेचर नहीं होता है। लेकिन अगर ये ब्रॉड सेंस में बात करें, पृथ्वी की पूरी की बात करें, तो वो जो प्लेन सरफेस होता है वो एक कर्व सरफेस होता है। और इसी सरफेस पे अगर इसी सरफेस पे मतलब इसी सरफेस पे अगर कोई लाइन खींची गई हो, उसी लाइन को बोलते हैं ऐसा मतलब ऐसा लाइन समतल रेखा। समतल रेखा का मतलब ये है कि समतल सतह पर खींची गई रेखा को समतल रेखा कहते हैं। सपोज दैट कि ये कोई सरफेस है, सपोज दैट ये हमारा एक प्लेन सरफेस है, और ये जो प्लेन सरफेस है वो कुछ इस तरह से होगा। सपोज दैट कि यहाँ से ये है और ये कुछ कर्वेचर लिए पड़ा है, यहाँ से ये है, ये भी कर्वेचर लिए पड़ा है। अगर हम बात करते हैं सिर्फ यहाँ पे एक पृथ्वी का, ये उल्टा हो गया, इसको हम सीधे फॉर्म में अगर हम बना लें तो ये कुछ इस तरह से आएगा। सपोज दैट ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो अब इस सतह पे जो रेखा खींची जाएगी या जो लाइन होगी वो भी तो एक कर्व की फॉर्म में ही होगा, जो लाइन होगी वो भी सिर्फ एक कर्व के फॉर्म में होगा। जो ये होगा, ये सारी की सारी लाइन, ये सारी की सारी लाइनें जो होंगी वो एक कर्व लाइन होगी। अच्छा, मे भी अगर हम बात करें सिर्फ इससे दूरी की, ये एक स्फेरॉइडल शेप है ना, अगर ये स्फेरॉइडल है या फिर एक संतरे की तरह है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में अगर लाइन खींचोगे तो वो लाइन जो होगा वो एक कर्व लाइन टाइप का ही होता है। और इसका मतलब ये होगा कि ये जो समतल सतह में खींची गई रेखा होती है वो भी एक कर्व टाइप ही होता है, उसे ही समतल रेखा बोलते हैं। आगे जो टर्मिनोलॉजी है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे ये सेंटर है। जो तीसरा वर्ड है वो वर्ड है हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, क्षैतिज सतह, क्षैतिज सतह। और चौथा वर्ड है क्षैतिज रेखा। बात करते हैं इन दोनों वर्ड्स की। ये क्षैतिज रेखा का क्या मतलब होता है? मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल सरफेस की जो हम बात करेंगे, वो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये होता है कि ऐसा सतह जो कि सिर्फ वो टेंजेंशियल हो। जैसे अर्थ एक कर्व टाइप का है, एक स्फेरॉइडल शेप का है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कर्व पे हॉरिजॉन्टल का मतलब यही होता है कि एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना। सपोज दैट कि हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये हमारा एक सरफेस है और इस तरह से ये प्लेन सरफेस है, और इस प्लेन सरफेस का इसी सरफेस पे सपोज दैट यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया।
अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो क्या होगा वो हम देखते हैं। यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो ये टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल सरफेस का यही मतलब होता है ना, ऐसा कोई सरफेस जो कि सिर्फ एकदम हॉरिजॉन्टल हो, ऐसा सरफेस जहां से स्पिरिट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो उस स्पिरिट लेवल में हम यहाँ पे अगर हम पॉइंट रखें और एक यहाँ पे अगर पॉइंट रखें, मतलब जो जो कभी मैसन्स वगैरह होता है जो घर बनाते हैं वो देखते होंगे एक पतली सी पाइप ली होती है उसमें पानी भरा होता है और उन पॉइंट में अगर वो क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस निकालते हैं तो एक जगह एक पॉइंट ए ये है, एक जगह यहाँ पे उस पाइप का सिरा रखेंगे और दूसरा सिरा रखेंगे यहाँ पे वाटर की ये पॉइंट बी है। अब वाटर की टेंडेंसी क्या होती है कि वो जब इक्वल सरफेस पाता है तब तक तो वो नहीं निकलता है, मतलब अगर अगर यहाँ पे ये है, अगर ये पॉइंट बी को हमने यहाँ पे कर दिया तो पानी उस पाइप से निकलने लगेगा और अगर हमने उस पॉइंट को यहाँ से ऊपर रख दिया तो ये यहाँ से पानी निकलने लगेगा। वही एक पतली सी पाइप होती है उसमें पानी भरा होता है और हमें हॉरिजॉन्टल सरफेस जब निकालना होता है तो उस हॉरिजॉन्टल सरफेस में क्या करते हैं एक दोनों पानी भर को पॉइंट ए और पॉइंट बी पे रखते हैं और थोड़ा बहुत ऊपर करते हैं। अब जब पॉइंट ये पानी की एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो हॉरिजॉन्टल सरफेस हमेशा मेंटेन किए होता है। पृथ्वी कितनी भी अपनी सरफेस या वो चीजें गोला लो, लेकिन अगर पानी की बात करते हैं तो वो पानी अपने आप में ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रोवाइड करता रहता है। तो पानी को अगर हम यहाँ पे जैसे समुद्र वगैरह सी वगैरह है, ऐसा नहीं होता है कि वो इस तरह से कर्व सरफेस लिए होता है, वो हमेशा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लिए होता है। तो यहाँ से हम अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट ए या पॉइंट बी, ऐसा ऐसा पॉइंट या ऐसा समतल सतह या ऐसा सतह जहां पे वाटर लेवल सेम हो, वो सतह जो होता है वो हमारा क्षैतिज सतह कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया। थोड़ा सा डेप्थ की अगर हम बात कर रहे हैं कि होता क्या है एक्चुअली, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो मतलब होता है कि जो कोई भी सरफेस है उस सरफेस का जो टेंजेंशियल सरफेस अगर हम ड्रा करेंगे उसको हम बोलते हैं क्षैतिज सतह। लेकिन ये क्षैतिज सतह थोड़ा सा और डेप्थ में बात करेंगे कि होता क्या है। ऐसा सतह, ऐसा सतह जिस पर पानी का ऊंचाई समान हो, को क्षैतिज सतह को क्षैतिज सतह कहते हैं। ऐसा सरफेस जिसका सेंटर से दूरी समान हो उसे बोलते हैं समतल सतह। और ऐसा सतह जिसपे पानी की ऊंचाई, मतलब अगर हम बात करें जैसे सपोज दैट यहाँ पे ये है एक वेसल है, ये हमारा एक वेसल है, यहाँ पे ये मान लो कोई एक दूसरा वेसल है। अगर हम यहाँ पे पानी भरेंगे, यहाँ पे हम पानी भरेंगे और ये इससे कनेक्ट है, सपोज दैट ये इससे कनेक्ट है, तो ये पानी का जो सरफेस है वो आकर के यहाँ पे भी सेम कर देगा। अगर ये सेम कर देगा इसका मतलब क्या है कि सेम कर दे रहा है, पानी हमने यहाँ से भरा और ये पानी यहाँ से जाकर के यहाँ कर दिया और ये जो लेवल है वो एक हॉरिजॉन्टल लेवल आ गया। तो यहाँ पे अगर हम ब्रॉड सेंस की बात करें, ये बहुत एक पृथ्वी को अगर लेके बात करें तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की, तो एक ऐसा सतह जिस सतह पर वाटर लेवल समान हो उसको बोलते हैं क्षैतिज सतह कहते हैं या उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। अब इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर हम बात करें, ये एकदम सीधी रेखा प्लेन होती है, ये कर्व टाइप नहीं ले होता है। ये जो सरफेस होता है वो सरफेस एकदम एकदम ये वाला जो सरफेस होता है
ये क्षैतिज सतह या हॉरिजेंटल प्लेन जो होता है वो एकदम प्लेन होता है, उसमें कोई कर्वेचर नहीं होता है, वो एकदम सीधी सीधी रेखा टाइप में से खींची जा सकती है। तो अभी तक जो हमें समझ में आता था कि हम इस चीज को जो प्लेन सरफेस मानते थे, एक्चुअली में ये हॉरिजेंटल सरफेस होता है, जिसको हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा सतह जो जिसकी एकदम उसमें कोई कर्वेचर ना हो, एकदम प्लेन हो, वो हॉरिजेंटल प्लेन होता है। प्लेन सरफेस ऐसा सरफेस होता है जो कि वो थोड़ा कर्व टाइप भी होता है। तो यहाँ पे ये वाला सतह जिसमें कर्वेचर नहीं होता है उसको बोलते हैं क्षैतिज प्लेन या हॉरिजेंटल 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 प्लेन बोलते हैं। और इसी प्लेन में कोई भी जो रेखा खींची गई होगी, कोई भी रेखा खींची गई होगी, एकदम सीधी सीधी रेखा होगी, कोई भी रेखा खींची गई होगी, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में। सपोज दैट कि अगर हम बात करें, सोचना भी थोड़ा सा इमेजिन करना कि ये एक कोई बॉल हो, अगर ये बॉल है, ये कोई बॉल है, तो चाहे इस तरह से करेंगे तो भी ये टेंजेंशियल हो गया, चाहे इस तरह से करेंगे तो ये भी एक टेंजेंशियल, मतलब दोनों डायरेक्शन में वो टेंजेंशियल ही होगा। और जब ये टेंजेंशियल ही होगा तो चाहे दोनों डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे इस तरह की भी लाइनें खींचेंगे तो भी वो एकदम सीधी, चाहे इस तरह से लाइनें खींचें तो भी वो भी एकदम एकदम सीधी सीधी लाइन होगी, और उस लाइन को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। कर्व सरफेस में किसी भी डायरेक्शन में खींचेंगे वो हमेशा कर्व टाइप शेप लिए ही आता है। तो क्षैतिज रेखा वो रेखा हो जाएंगी जो क्षैतिज सतह पे खींची जाएंगी, ये सारी की सारी क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएंगे, ये सब के सब हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस, एक लेवल सरफेस और लेवल लाइन और हॉरिजॉन्टल सरफेस और हॉरिजॉन्टल लाइन में यही अंतर होता है कि लेवल लाइन और लेवल सरफेस कर्व लिए होता है, कर्व टाइप होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल रेखा जो होती है वो एकदम सीधी होती है। और ये जो है वो एक टेंजेंशियल होता है, सेंटर से जो समतल सतह का होता है, समतल सतह का टेंजेंशियल जो है वो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल सतह है। इसकी आगे जो एक पॉइंट आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है एलिवेशन। अब एलिवेशन पहली बार वर्ड यूज किया गया, एलिवेशन का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर सतह ऊर्ध्वाधर बात करते हैं ऊर्ध्वाधर सतह या ऊर्ध्वाधर लाइन का मतलब क्या, वर्टिकल प्लेन की बात करेंगे अब हम। वर्टिकल प्लेन ऐसा प्लेन या वर्टिकल लाइन एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर से पास होती हो, ऐसा सतह जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल, ये जो सेंटर है ना, अभी तक कोई भी सतह या कोई भी लाइन हमारे हॉरिजॉन्टल से नहीं, हमारे सेंटर से नहीं है। सेंटर से या तो समान दूरी पे होता है या फिर वो टेंजेंशियल होता है, लेकिन वर्टिकल सतह या वर्टिकल लाइन जो होती है ऐसा सतह जो सेंटर से होके जाए, ये जो है मान लिया हमारा ऐसा सतह, ये हमारे सेंटर से होके जा रहा है। इसका मतलब है कि सपोज जैसे कोई एक स्फेरॉइडल है, एक बॉल टाइप है, उस बॉल को हम काट दें, एकदम बीच से काट दें, चाहे जिस भी तरह से काट दें, वो सेंटर से होके जाएगा, और वो जो सतह होगा वो सतह होगा ऊर्ध्वाधर सतह या फिर वर्टिकल प्लेन। चाहे ऐसे काटें, चाहे इस तरह से काट दें, चाहे इस तरह से काट दें, वो कि सेंटर से अगर जाएगा और एकदम वो हाफ हाफ अगर क्रिएट कर देगा तो वो सतह होगा हमारा ऊर्ध्वाधर सतह। तो इसका मतलब सिर्फ यही हो गया कि कोई भी ऐसा सरफेस जो सेंटर से होके जाता हो, वैसा सतह हमेशा वो हमेशा वर्टिकल प्लेन होता है।
और इसी वर्टिकल प्लेन में कोई भी लाइन अगर खींची जाएगी तो वो लाइन जो होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये भी जो लाइन होती है वो ऊर्ध्वाधर सतह जो पृथ्वी के केंद्र से होकर जाता है, जो पृथ्वी के सेंटर से होके जाता है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन। और इसी प्लेन पे जो लाइंस होंगी वो सारे की सारे लाइन जो होंगी वो वर्टिकल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह ये भी एक तरह से एकदम सीधी सीधी होती हैं, एकदम सीधी सीधी होती हैं। ये भी एकदम सीधा सीधा, इसमें कोई कर्वेचर नहीं होता है। और इस पे जो लाइन खींची जाएंगी, सपोज दैट ये जो लाइंस होंगी, ये जो लाइन होंगी, ये लाइन भी एकदम सीधी सीधी होगी, इसमें कोई कर्वेचर नहीं होगी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में हो चाहे वो वर्टिकल में हो। एक्चुअली यहाँ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल का सेंस नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्शन की बात करते हैं। वो किसी भी डायरेक्शन में होगा वो हमेशा सीधी सीधी होगा, वो हर एक डायरेक्शन में एकदम सीधी सीधी लाइन होगी। तो ये हो गया कि ऐसा प्लेन जो सेंटर से होके जा रहा हो उसे हम वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। और इस वर्टिकल प्लेन में जितने भी लाइन होंगी, इनफाइनाइट लाइन होगी, वो सारे की सारी वर्टिकल लाइंस होंगी। और हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह ये लाइन भी हमेशा सीधी सीधी होती है। इसको बोलते हैं क्षैतिज सतह, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर सतह बोलेंगे। इसी में बात आ जाता है एक ऊर्ध्वाधर एंगल का, सातवां आ जाएगा ऊर्ध्वाधर कोण का। इसका क्या मतलब होता है? ऊर्ध्वाधर कोण का मतलब होगा कि कोई भी प्लेन जो सेंटर से होके जाता है, इसका मतलब तो यही हो गया ना। ऐसा एक प्लेन ऐसा भी तो हो सकता है कि सपोज दैट वो यहां से होके जा रहा हो, वो यहां से होके सेंटर में इससे जा रहा। जब सेंटर से ही होके जाना है तो बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं ना। और ये जो एंगल होगा, ये थीटा जो एंगल होगा, वो थीटा एंगल ही हमारा ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर कोण होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर से जाने वाला कोई भी प्लेन जो होगा वो हमारा वर्टिकल प्लेन होगा। और ऐसे इनफाइनाइट प्लेन होंगे और दो प्लेन के बीच का जो एंगल होगा उसे बोलेंगे ऊर्ध्वाधर वर्टिकल एंगल बोलेंगे उसे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, डॉटम लाइन या डॉटम सरफेस। डॉटम सरफेस की डॉटम सरफेस इसको डॉटम को बोलते हैं आधार रेखा। डॉटम या फिर डॉटम, इस डॉटम सरफेस का मतलब ये होता है ऐसा कोई सतह है, ऐसा सतह जो हमारी पृथ्वी से
ये जब हम निकालते थे वर्टिकल डिस्टेंस निकालते थे, जो प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग की हम लोग बात कर रहे थे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बीच, तो हमें एक हॉरिजेंटल सरफेस मतलब एक हमने एक लेवल एक रेफरेंस लाइन मानी थी। जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे ऐसे था, यहाँ ये था, ये ट्राइपॉड था, ये था, तो हमने यहाँ पे ये रेफरेंस लाइन मानी थी, ये एक रेफरेंस लाइन मानी थी, और इसी रेफरेंस लाइन को ही हम बोल रहे थे वहां पे, इसको बोलते हैं डॉटम बोलते हैं। तो अगर हम ये तो ये हो गया कि डॉटम सरफेस, लेकिन अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें तो डॉटम सरफेस होता क्या है, तो डॉटम सरफेस एक ऐसा सतह होता है, एक ऐसा सतह जिसकी सेंटर से ऊंचाई सेम होती है, जिस सरफेस की ऊंचाई सरफेस से पृथ्वी के सरफेस से सॉरी सेंटर से सेम होता है, उसे बोलते हैं डेटम सरफेस। अब सपोज दैट कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जब अगर कोई सरफेस होगा, कोई भी एक वाटर बॉडी होगी, वो जो वाटर बॉडी होगी वो ट्रू डॉटम सरफेस होगा ना, उस पे किसी भी पॉइंट की जो ऊंचाई होगी वो सेम होगी ना। अगर वो ऊंचाई सेम होगी, इसका मतलब यही हो गया ना कि जो यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, जो जिस पॉइंट से सेंटर से पॉइंट सेम हो, उसी सरफेस को हम लोग बोलते हैं डॉटम सरफेस। ऐसा सरफेस जिसकी ऊंचाई सेम हो, ऐसा सरफेस जिसका ऊंचाई समान हो। सबसे अच्छा जो मतलब सबसे ट्रू जो प्रोबेबली सबसे ज्यादा ट्रू डॉटम सरफेस होता है वो होता है सी सरफेस, समुद्री सतह। ये जो समुद्री सतह या सी सरफेस होता है, ये एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है डॉटम सरफेस का। डॉटम सरफेस का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब ये हो गया कि ये कर्वेचर नहीं, तो पानी का टेंडेंसी होता है कि वो किसी भी वेसल में हो, अगर उसे हम जोड़ रहे हैं और पानी एक जगह भर रहे हैं तो दूसरी जगह भी उसी लेवल पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि मोस्ट जो हम पृथ्वी की बात करते हैं, तो जो हमारे समुद्र वगैरह है वो सब एक दूसरे से लगभग कनेक्टेड है, और वो कनेक्टेड होने के कारण उनका जो लेवल होता है वो लेवल लगभग हर जगह, उनमें जो टाइडल्स वगैरह आते हैं उनको निग्लेक्ट कर दिया जाए तो जो समुद्र की सतह होती है वो हर जगह सेम होती है। और इसी समुद्र की सतह सेम होने की वजह से हम जो डेटम सरफेस मानते हैं उसे ही बोलते हैं, इस समुद्र की सतह को ही मान लेते हैं, समुद्र की सतह को ही मान लेते हैं डॉटम सरफेस। और ये जो होता है ये आता है, ये करीब करीब जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है वो 30 साल के डेटा से होता है। 30 साल का जो डेटा लिया जाता है, उस 30 साल के डेटा से कितना ऊंचा है या कितना नीचा है, टाइडल्स वगैरह को रिमूव करके वो 30 साल के डेटा से हम ये समुद्र की सतह से ही डॉटम सरफेस फाइंड आउट करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो सबसे पहले इसका जो डॉटम सरफेस था वो कराची में था, लेकिन अभी जो है वो हो गया है मुंबई में हो गया है। लेकिन जो डेटा सरफेस लिया गया वो 30 साल का लिया जाता था, अभी यहाँ पे 19 साल के ही डेटा से अभी इस सरफेस को डिफाइन किया गया। कराची से जो लिया गया था, अब कराची पाकिस्तान में आने की वजह से यहाँ से अब हमेशा वहां पे जा करके उस डॉटम सरफेस को लेके जो कोई भी करेक्शन या कुछ करना होता है तो दिक्कत होती थी। तो अपना इंडिया का खुद का अगर डेटा सरफेस बनाने के लिए मुंबई में जो सरफेस है, सी सरफेस है, उसको रेफरेंस मान करके बनाया जा रहा है सारे के सारे। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे अभी जो डेटा थी वो 30 साल के डेटा को न लेकर के अभी 19 साल के डेटा से बनाया गया। बाद में ये धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहेगा।
बेंचमार्क की बात करते हैं। बेंचमार्क बेंचमार्क क्या होता है? यहाँ पे बेंचमार्क का मतलब ये हो गया कि जब हम कोई भी सर्वे वर्क करते हैं तो वो सर्वे वर्क किसी न किसी एक रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट होगा। सपोज दैट कि बेंचमार्क मतलब कि वो समुद्र तल से, तो हम इस चीज को मिटा के कोई भी अगर हम सर्वे वर्क स्टार्ट करेंगे, मान लिया ये कोई एक सरफेस है, इस सरफेस में बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमें सर्वे करना है, तो ये सर्वे हम करेंगे तो क्या कर सकते हैं कि इसको हम कहीं ना कहीं हमारे पूरे इंडिया में कोई एक डेटा होगा ना, जो समुद्र तल से, जो मुंबई में जो सी सरफेस है उस सरफेस से एक डेटा सरफेस हम फैला दिया गया है। उस सरफेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी यहाँ पे पिलर्स लगे होंगे। जब कभी रेलवे स्टेशन पे हम लोग जाते हैं तो जो बोर्ड होता है वो नीचे लिखा होता है कि समुद्र तल से सतह की ऊंचाई 128 मीटर एबव है और समथिंग है, तो वो एक यहाँ पे एक पिलर होता है और यहाँ पे ये लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई 183 मीटर। 183 मीटर का इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये जो सरफेस है वो समुद्र तल से 183 मीटर ऊपर है। अब हमें ये हर बार हम जब सर्वे करते हैं तो हम जाके पहले मुंबई से वहां से सर्वे तो स्टार्ट कर नहीं सकते ना, तो हमें आसपास का ये जो एक पॉइंट होता है उस पॉइंट का ये पता है कि ये समुद्र तल से 183 मीटर ऊपर है। अब इस क्षेत्र का अगर हमें सर्वे करना है, तब इस सर्वे करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम उठाएंगे और यहाँ पे कोई लेवल सेट करेंगे और सबसे पहले यहाँ का पॉइंट डिनोट करेंगे, इसी को बोलते हैं बैक रीडिंग। और उसके बाद फिर हम हर पॉइंट का लेवल लेते चलेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये बेंचमार्क, इसी को बोलते हैं बेंचमार्क। मतलब बेंचमार्क क्या होता है, आगे सर लेवल कैसे लिया जाएगा वो बात की बात है, लेकिन ये जो पॉइंट होता है सर्वे करने के लिए, ये जो पॉइंट उठाया जाता है, जिस जगह से हम लेवल लेते हैं उसी को बोलते हैं बेंचमार्क। कैसे ये डिसाइड होता है और कितनी तरह का बेंचमार्क होता है हम बात करते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि हर बार सर्वे करने के लिए हम जाके मुंबई के समुद्र तल से वहां से ऊंचाई नहीं ला सकते, या वो बहुत अनइकोनॉमिकल और मतलब रीजनेबल नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो इंडिया है वो इंडिया ने क्या किया है, सर्वे ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट है, सर्वे ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट है, उसने क्या किया है कि मुंबई के समुद्र तल से पूरे भारत में, अच्छा एक और चीज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में ये जो बेंचमार्क है या जो क्या बोलते हैं रिड्यूस समतल सतह, रिड्यूस आरएल है, रिड्यूस्ड लेवल, ये जो रिड्यूस लेवल है वो ग्रीड पैटर्न से ज्ञात किया गया है। इसका मतलब है कि ये जो हमारी इंडिया है, ये जो भी है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये जो है पूरे इंडिया को हमने ग्रिड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, सर्वे ऑफ इंडिया क्या किया, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे ये समुद्र वगैरह है, ये जो समुद्र वगैरह है, अब क्या कर रहा है, ये जो है यहाँ से समुद्र तल की ऊंचाई, यहाँ पे मान लिया कि ये जीरो सतह है, यहाँ पे
एक जीरो सतह है, यहाँ पे इसने जीरो सतह मान लिया कि यहाँ का जो समुद्र लेवल है उसको हमने जीरो मान लिया। अब ये ग्रिड पैटर्न में हमने पूरे इंडिया को जब डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तब क्या करेंगे हम, यहाँ से हमने टेक्नोमेट्रिकल जो अर्थ का कर्वेचर, अर्थ का रिफ्लेक्शन वगैरह सब आगे देखेंगे, वो सब चीजों को उसकी करेक्शन करते हुए यहाँ के हर पॉइंट का, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, मतलब इंडिया की हर एक जो ग्रिड पॉइंट है उनका उसने क्या किया है, लेवल निकाल दिया है। यहां से इसने जीरो लिया, अब यहाँ पे हमने लेवलिंग किया, लेवलिंग किया, जैसे कि पहले वाले कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर रहे थे, तो लेवल किया और लेवलिंग करने के बाद यहाँ का लेवल निकाल दिया। ये जीरो सरफेस है, यहाँ पे जो ऊंचाई आएगी, वो जो ऊंचाई आएगी वो उसका ऊंचाई होगा इस सरफेस से। सपोज दैट यहाँ की ऊंचाई आ गई 2 मीटर, 2 मीटर आ गई, मतलब समुद्र तल से ये वाला जो पॉइंट है वो 2 मीटर ऊपर है। यहाँ की जो पॉइंट आई है, ये वाला मान लो अगर पॉइंट आ रही है 5 मीटर, इसका मतलब है कि समुद्र तल से जो इस पॉइंट की ऊंचाई है वो 5 मीटर है। इसी तरह से पूरे भारत को जब हम ग्रिड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, इसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमने पूरे भारत के बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स को हमने वहां पे आरएल, उसकी ऊंचाई, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई, रिड्यूस्ड लेवल का मतलब होता है कि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है। तो हमने इस पूरे भारत के पूरे ग्रिड पैटर्न बना करके हमने भारत में बहुत ऐसे पॉइंट्स वगैरह होंगे, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह हो गया, तो वहां पे हम जब जाके देखते हैं तो नीचे लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई। इसका मतलब क्या है कि वो समुद्र तल जीरो है और उस जगह की जो ऊंचाई है वो है 183 मीटर, 185 मीटर, कहीं कहीं पे जितना भी होता है वो हो जाता है। तो ये समुद्र तल से ऊंचाई निकालने का जो काम करता है वो काम करता है सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया पूरे भारत के हर जगह का उसने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट का ऊंचाई निकाल दिया, उसको ही बोलते हैं बेंचमार्क। ये जो ऊंचाई निकालना होता है, ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये इस पॉइंट्स को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकाले गए उसे बोलते हैं बेंचमार्क, इसको बेंचमार्क बोलते हैं। अब अगर बेंचमार्क की अगर हम बात करते हैं कितने तरह के होते हैं, ये होते हैं, सबसे पहला होता है ये, पहला होता है GTS बेंचमार्क, दूसरा होता है स्थाई, अस्थाई, स्थाई बेंचमार्क, तीसरा होता है अस्थाई, चौथा होता है स्वैच्छिक या स्वैच्छिक बेंचमार्क। मतलब ये जो बेंचमार्क होता है, ये तो इंडिया की बात कर लिया हमने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लिया ये जैसे दिल्ली है, यहाँ पे एक निकाल लिया, ये यूपी एक यहाँ पे निकाल लिया, हर जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिल्ली में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का इसने हमने वहां समुद्र तल से ऊंचाई निकाल लिया है कि समुद्र तल सपोज दैट जीरो पे है, और वो पॉइंट जो है, वो सारे के सारे जो पॉइंट्स है उनकी कुछ ऊंचाई होगी, और उस ऊंचाई को हमने लिख दिया। क्यों लिखते हैं आगे देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी क्या होता है कि जो बेंचमार्क होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला बेंचमार्क होता है, यहाँ पे जो पहला तो वो GTS होता है, दूसरा होता है अस्थाई, तीसरा होता है अस्थाई, और ये होता है स्वैच्छिक। इसका क्या मतलब होता है अब आगे चल के यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये जो GTS है इसको बोलते हैं ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल स्टेशन बेंचमार्क। इसका मतलब यही होता है
कि यहाँ पे जब ये सर्वे ऑफ इंडिया जब अगर कर रहा था, सर्वे ऑफ इंडिया जब कर रहा था, हमारी जो सतह है, पृथ्वी है, वो कर्वेचर लिए रखा है, उसमें काफी रिफ्रैक्शन वगैरह आती, तो उस रिफ्रैक्शन वगैरह या कर्वेचर वगैरह आने के बावजूद भी जो जो एरर्स वगैरह होते हैं उनको एलिमिनेट करने के बाद आगे जब हम पढ़ेंगे कि जो भी एरर वगैरह आती हैं उन एरर्स को एलिमिनेट करने के बाद जो ऊंचाई निकाली जाती है, मतलब ऐसा ऐसा सतह जो ग्रेट मेट्रिकल स्टेशन से निकाला जाता है। उसे जीटीएस बोलते हैं, जीटीएस बेंचमार्क। ये सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब स्टेब्लिश किया जाता है, और ये महत्वपूर्ण पॉइंट पे निकाला जाता है, मतलब सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल स्टेशन के द्वारा निकाला जाता है। इसमें कर्वेचर्स वगैरह, जो भी कर्वेचर वगैरह होते हैं, चाहे वो कर्वेचर जो भी एरर वगैरह होता है करेक्शन कर्वेचर के कारण हो, चाहे वो रिफ्लेक्शन के कारण हो, चाहे जो भी हो, उन सब चीजों को एलिमिनेट करने के बाद बहुत ही प्रिसाइजली निकाला जाता है, और उस बेंचमार्क को ही हम बोलते हैं जीटीएस बेंचमार्क। इसके अलावा दूसरे की अगर हम बात करते हैं, ये इंडिया में बहुत कम होते हैं। कम का मतलब ऐसा नहीं, कितना प्रिकॉशन से अगर हम निकालते हैं इसमें बहुत ज्यादा प्रिसीजन होता है, क्योंकि इंडिया में कम होते हैं, मतलब ये बहुत बड़े बड़े एरिया में सिर्फ एक या दो या तीन होंगे, बहुत बड़े एरिया में एक या दो या तीन होते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, ये जो, लेकिन हमें जो वर्क करना होता है, वो जो वर्क होता है वो होता है हमारा फील्ड में। अब क्या करते हैं, ये कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह होती हैं, वो लोग क्या करती हैं, वो अब सी से नहीं निकालती, जो जीटीएस ने आरएल प्रोवाइड कर दिया है उसी आरएल के रेफरेंस में छोटे छोटे जीटीएस के सापेक्ष कम महत्वपूर्ण जगहों का ऊंचाई निकालना ही स्थायी बेंचमार्क होता है। मतलब स्थायी बेंचमार्क क्या हो गया, अब अगर जीटीएस ने प्रोवाइड कर दिया बेंचमार्क, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे बड़े ही प्रिसाइजली उसने बेंचमार्क को उसने एस्टेब्लिश कर दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होती है, जब वर्क करना होता है उसको फील्ड तक ले आने के लिए, उस ऊंचाई को या उस आरएल को फील्ड तक ले आने के लिए उसने बहुत ऐसी अपनी छोटे उसने जो पॉइंट्स होती हैं उन पॉइंट का आरएल निकाल करके उसने फिक्स कर दिया है। उन जगहों को जो उसने स्टेट गवर्नमेंट या छोटे छोटे डिपार्टमेंट ने फिक्स किया अपने काम वगैरह के लिए, उसको बोलते हैं स्थायी बेंचमार्क। अस्थायी बेंचमार्क का क्या मतलब होता है, अस्थायी बेंचमार्क का मतलब ये होता है कि जब कभी दिन का सर्वेक्षण
नहीं होता है, जब दिन का असर कार्य पूरा नहीं होता है तो जब कभी हम सर्वे वर्क करते रहते हैं, मान लिया कि हमारा कोई एक फील्ड है, अब हम फील्ड पे आ गए हैं, समुद्र तल से बड़े बड़े जगहों पे, बड़े बड़े जगहों से छोटे छोटे जगहों पे हमने कर दिया, अब यहाँ पे फील्ड में आ गए हैं। अब जब हम फील्ड में आ गए हैं, एक दिन का जब हम कार्य करते रहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक बेंचमार्क से काम को स्टार्ट किया और दिन के एंड ऑफ द डे हम दूसरे बेंचमार्क तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, तब उस दिन के काम को रोकने के लिए ही बीच में किसी भी पॉइंट में खुद को समझने के लिए, उस पर्टिकुलरली वर्क को उस जगह पे रोकने के लिए हम किसी भी परमानेंट पॉइंट पे, जैसे घर का प्लेटफॉर्म हो गया, घर का फाउंडेशन हो गया, सीढ़ी हो गया, नल हो गया, कहीं पे भी जहां पे रोकने के लिए उस काम को, उस पर्टिकुलरली उस दिन को रोकने के लिए एक सरफेस हम बना देते हैं, एक बेंचमार्क टाइप बना देते हैं, उसको बोलते हैं अस्थायी बेंचमार्क बनाया जाता है। और फिर अगले दिन जब हम आते हैं, उसी काम को उसी बेंचमार्क से हम आगे बढ़ा देते हैं और उस जगह का, उस काम को बढ़ाते हैं और उस जगह का काम खत्म हो जाता है। मतलब जब एट द एंड ऑफ द डे हम वहां पे लाके उस सर्वे वर्क को फिनिश कर देते हैं, दूसरे दिन आते हैं, फिर उसी पॉइंट से हम स्टार्ट कर देते हैं, तो जहां पे काम फिनिश हुआ था और फिर दूसरे दिन उसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, उस पॉइंट को बोलते हैं अस्थायी। फिर जब सर्वे वर्क आगे बढ़ जाता है तो उस पॉइंट का काम खत्म हो जाता है और फिर हम उसको फिर कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा अस्थायी बेंचमार्क। कभी कभी की बात क्या होती है कि जब हम बहुत छोटा वर्क करते हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े काम की बात कर रहे थे, जब हम बहुत छोटी काम करते हैं तो कहीं पे भी एक रेफरेंस मान लेते हैं। सपोज दैट कोई घर बनाना है, जब ये तो डैम वगैरह की बात हो रही थी, या फिर क्या कहते हैं, पुल वगैरह की, ब्रिजेस वगैरह की बात कर रहे थे। जब कभी हम छोटा मोटा घर बनाते हैं, जैसे अपना घर वगैरह बनाते हैं, तो क्या करते हैं, एलिवेशन लेने के लिए हमें कोई चारों तरफ एक पॉइंट बना देते हैं कि हाँ ये सरफेस हो गया, फाउंडेशन लेवल इतना ऊपर होना चाहिए। अब उस सरफेस को कहाँ से हम नापते हैं, एक पिलर्स बनाए रहते हैं, गांव वगैरह में खूंटे वगैरह जो होते हैं वो खूंटीस वगैरह गाड़ देते हैं और वहां से वो लोग रेफरेंस लेते हैं। तो उस सरफेस को हम वहां से लेने के लिए क्या करते हैं, छोटे कार्य जैसे घर का निर्माण कार्य करने के लिए बनाए गए पॉइंट को स्वैच्छिक बेंचमार्क मतलब सपोज दैट कि घर है, अब अगर ये घर बनाना है हमें, तब हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई लेने के लिए परमानेंटली एक पॉइंट होता है, उन पॉइंट्स को लेने के लिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, सेम इसी तरह यहाँ पे ये कुछ पिलर्स बना देते हैं जिसको रेफरेंस पिलर भी बोलते हैं। और जो ये रेफरेंस पिलर होते हैं, यही होता है एक जगह की हम दूरी निकाल लिया और उस दूरी से इस पूरे घर की ऊंचाई। ये पर्टिकुलरली एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, मतलब कहाँ से आए हम लोग, जेटीएस में क्या कर रहे थे, पूरे इंडिया की बात कर रहे थे। जेटीएस में हम पूरे इंडिया की बात कर रहे थे कि उनके जो मेन पॉइंट्स हैं, उन मेन पॉइंट की
समुद्र तल से ऊंचाई कहाँ क्या है, कितना है, उन ऊंचाइयों को हमने निकाला। सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत ही प्रिसाइजली निकाला और उन पॉइंटों की ऊंचाई समुद्र तल से निकालते हैं, उसको बोलते हैं जीटीएस बेंचमार्क। पर ये बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ही प्रिसाइजली निकाले जाते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो क्या करते हैं, जो स्टेट के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, वो अपने कार्य सर्वे कार्य को बढ़ाने के लिए उसने इस जीटीएस बेंचमार्क से आगे ले जा करके अपने उन पॉइंट्स को उसने छोटे छोटे पॉइंट्स जो है उनको डिस्टेब्लिश कर लिया। अब क्या कर रहे हैं कि जब छोटे छोटे मतलब बहुत जहां दूर दूर थे वो थोड़े कम कम आ गए। उसके बाद अस्थायी बेंचमार्क का मतलब क्या हो गया कि जब हम एक बड़े पूरी फील्ड की बात कर रहे हैं, वहां पे क्या कर रहा था, हमने बेंचमार्क अस्थायी बेंचमार्क से उठाया और हम सर्वे वर्क कर रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम दूसरे स्थायी बेंचमार्क तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कोई भी पॉइंट पे हम उस दिन के काम को फिनिश करने के लिए हमने ये अस्थायी बेंचमार्क बना लिया, दूसरे दिन इसी बेंच से हम स्टार्ट कर देंगे। अब जब ये पूरा सर्वे वर्क भी हो गया, अब जब हम प्रॉपर एक कोई वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर हम कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे क्या कर रहे हैं, हमने खुद से बहुत कम इंपॉर्टेंट के वर्क के लिए ये होता है, वहां पे खुद से हमने एज्यूम कर लिया ये पॉइंट है जो समुद्र तल से हमारा इतना ऊपर है, खुद से एज्यूम कर लिया। और उस चीज को एज्यूम करने के बाद पे हमने वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। इसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी बेंचमार्क या फिर स्वैच्छिक बेंचमार्क करते हैं। इसमें एक पॉइंट है, ये तो निकाल दी कि ये कैसे मतलब जो जीटीएस होता है वो जीटीएस कैसे निकाला, कितने प्रकार का होता है, इसका यूज क्या है, पर इसकी ऊंचाई निकाली कैसे जाती है उसकी हम लोग बात अगर करें तो एलिवेशन निकालने के लिए मेथड टू फाइंड एलिवेशन, ऊंचाई निकालने के लिए क्या क्या यूज होता है, किस किस तरह से। पहला तो एक हो जाएगा वायु दाब मापी, वायु दाब मापी। दूसरा होता है हाइग्रोस्कोमीटर, बोलते हैं इसको, बोलते हैं हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। तीसरा बोलते हैं स्पिरिट लेवल। चौथा होता है ग्रेड, इसको बोलते हैं ये चार तरह के जो मेथड्स होते हैं वो आरएल निकालने के लिए, मतलब किसी भी पॉइंट का, जैसे बेंचमार्क हो गया, इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से निकालने के लिए चार तरह के मेथड होते हैं, वो यूज होते हैं। पहला जो होता है वो होता है वायुदाब मापी या बैरोमीटर मेथड। इस बैरोमीटर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये जो पॉइंट होता है कोई भी, जैसे ये पॉइंट ए हो गया, ये कोई पॉइंट बी हो गया, इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए करते क्या है कि हम यहाँ पे एक बैरोमीटर प्रेशर निकालने के लिए, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो रो जी एंड एच होता है, रो जी एंड एच होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कोई भी जो एयर होगा उसका रो भी पता होगा, ये भी पता होगा, यहाँ पे एच निकल जाता है। मतलब सपोज दैट ये हमारा डेटम मान लिया हमने, ये हमने डेटम मान लिया, यहाँ का जो प्रेशर है वो मान लिया है ये P1 है और इस पॉइंट का प्रेशर है ये P2 है। अब P1 इज इक्वल टू हो जाएगा रो जी H1 और P2 इज इक्वल टू हो जाएगा रो जी H2, रो जी H1 एंड रो जी H2। रो जी तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, ये ग्रेविटी, मतलब ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ के जो प्रेशर होगा उस प्रेशर से हम हाइट निकाल लेंगे।
P1 से H1 निकाल लेंगे, P2 से H2 निकाल लेंगे। जो H1 यहाँ पे H1 पता चल जाएगा और ये H2 पता चल जाएगा। तो दोनों जगह के प्रेशर से हमें हाइट मिल जाएगी और इन हाइट से ही हम, जब हाइट हमें पता चल गया और इन हाइट से ही हम क्या करेंगे, पॉइंट ए और बी के बीच की जो दूरी होगी वो हम निकाल लेंगे। दूसरा मेथड होता है हाइप्सोमीटर। हाइप्सोमीटर में क्या करते हैं, हाइप्सोमीटर में भी यही करते हैं। ये एक वाटर कौन सा, मतलब पानी को ले लेंगे। सपोज दैट ये हो गया, यहाँ पे इस पानी का तल ले लेंगे और उस पानी के तल को देखेंगे कि कितना क्या चीजें हैं, किस हिसाब से उस पानी का जो प्रेशर है उस हिसाब से लगता है, उस पे हाइप्सोमीटर से निकाल लेंगे। पार्टसेट या स्पिरिट लेवल की बात करते हैं। एक ये पतला पाइप होता है जो मेसन्स वगैरह जो होते हैं वो यूज करते हैं। पतला पाइप होता है, यहाँ पे ये पाइप होती है और ये होता है। इन पाइप में क्या होता है, पानी, स्पिरिट या कोई भी बहुत सेंसिटिव फ्लूइड भर दिया जाता है और यहाँ पे ये रखा और इसको हम यहाँ से हम पॉइंट बी पे भी रखेंगे और उसकी ऊंचाई अगर ये सेम होगी, वाटर की सबसे अच्छी टेंडेंसी ये होती है वो किसी भी सरफेस में हो, लेकिन उनके जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स पे वो क्या करते हैं, अपने आप को लेवल सरफेस में लेके चले आते हैं। तो ये अगर एक दोनों एक सरफेस में होंगे तो उनका जो लेवल सरफेस होगा वो सेम होगा। ये होता है त्रिकोणमिति गणनाओं द्वारा। ये वही मेथड है जिसके द्वारा हम जीडीएस बेंचमार्क प्रोवाइड करते हैं। मतलब पूरे भारत को पहले हमने ग्रिड पैटर्न में डिवाइड कर लिया है। उस ग्रिड पैटर्न में क्या करते हैं कि ग्रिड पैटर्न के द्वारा हम वहां पे छोटी छोटी कर्वेचर जो करेक्शन होते हैं, कर्वेचर के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण आगे पढ़ेंगे कौन कौन से करेक्शन होते हैं, कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो ये दोनों करेक्शन भी उसमें हम पढ़ेंगे। और उन करेक्शन को करने के बाद जो भी चीजें आएंगी, जो भी हाइट आएंगी, वो हाइट जो होता है वो हमारा उसको ही, उससे ही हम ग्रेड बेंचमार्क वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं। ये तो हुआ है इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि लेबलिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो यूज वगैरह करते हैं हम, वो क्या होता है, कैसा होता है, और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक लेबलिंग का इंट्रोडक्शन कि होता क्या है, कैसे कैसे इसका यूज करते हैं। फिर एट द एंड ऑफ वर्क में हम लोग एक पूरे बड़े क्षेत्र की सर्वे कैसे हम लोग करते हैं उस बारे में हम लोग देखेंगे। फिलहाल अगर अभी तक के किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो आप एजेंसी एजुकेशन पे जाकर के आप उनसे डाउट क्लियर कर सकते हैं।